वेलकम एवरीवन। आज हम डिवीज लैब की कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कंपनी का ओवरव्यू, कंपनी के प्रोडक्ट्स, उनका प्रेजेंस, सब्सिडरीज, फाइनेंशियल्स, इंपॉर्टेंट रेशियोज, इंडस्ट्री एनालिसिस और कुछ एक फन फैक्ट्स। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। डिवीज लैब दुनिया की लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इंडिया की सबसे बड़ी एपीआई मैन्युफैक्चरर है। कंपनी के मेनली 3 प्रोडक्ट्स हैं। एक है एपीआई, एपीआई इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, दूसरा इंटरमीडिएट्स, तीसरा न्यूट्रोसिटिकल्स। इसके साथ साथ कंपनी कुछ एक जेनरिक कंपाउंड्स भी बनाती है और कस्टम सिंथेसिस भी करती है। एपीआई के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। एग्जैक्टली क्या होता है एपीआई, इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, बोर्ड मेंबर्स हैं ये। तो कंपनी मेजरली एक फैमिली बिजनेस है डीवीज का। राइट साइड में एक स्नैपशॉट है जहां पे कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 6,86,000 के आसपास का इनका टोटल रेवेन्यू था 2021 में, फाइनेंशियल ईयर में। और आप यहाँ पे देखेंगे लगभग 1/3, तो 20% ऑलमोस्ट रेवेन्यू का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। कंपनी के 17,000 एम्प्लॉयज हैं और इनके लगभग 40 पेटेंट्स प्रोसेस में हैं अभी। कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है, लगभग 124 करोड़ आर&डी पे। 500 मेंबर्स की टीम है जो कि आर&डी में स्पेशलाइज करती है। इनके 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स ये सीएसआर वगैरह में कंडक्ट करते रहते हैं। कंपनी एक एफआईआई और डीआईआई की फेवरेट कंपनी है। ये हम आगे वीडियो में देखेंगे कैसे ये एफआईआई और डीआईआई की फेवरेट कंपनी है। कंपनी को केयर ने AA पॉजिटिव आउटलुक दिया हुआ है फॉर लॉन्ग टर्म एंड A पॉजिटिव स्टेबल आउटलुक फॉर शॉर्ट टर्म। डीवीज लैब एक हाईली रेगुलेटेड बिजनेस में काम करती है। हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है ये और बहुत ही कॉम्पिटिटिव है इंडिया में स्पेसिफिकली। रेगुलेटेड इसलिए क्योंकि हर कंट्री के कुछ एक मेडिसिनल रूल्स होते हैं जो कि उस कंपनी को अगर एक्सपोर्ट करना है किसी किसी अदर कंट्रीज में, तो वो उनको सर्टिफिकेशन लेने पड़ते हैं। जैसे जीएमपी सर्टिफिकेशन हो गया, ऐसे बहुत सारे एफडीए सर्टिफिकेशन, ये सब लेना पड़ता है। तो कंपनी एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बिजनेस में भी है और बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटेड बिजनेस में भी है। अगर हम एपीआईज के बारे में देखें जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होता है, तो जैसे यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिया है। तो पहले हम देखते हैं एपीआई होता क्या है। तो कोई भी जैसे कोई दवाई होती है, पिल होता है, राइट, तो उसमें जो एक्टिव कंपाउंड होता है जो कि उस बीमारी के को ठीक करने के लिए मेन रीजन होता है, उसको एपीआई बोलते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पैरासीटामॉल है, तो पैरासीटामॉल में जो पैरासीटामॉल इटसेल्फ भी एक एपीआई है, उसका नाम, दवाई का नाम भी पैरासीटामॉल है और उसका एपीआई भी पैरासीटामॉल है। तो वो एक एक्टिव कंपाउंड है। किसी भी दवाई में 4-5 चीज़ें ऐड की जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एपीआई जो कि काम करेगा, उसके अलावा होता है कलर, कुछ स्वीटनर्स वगैरह होते हैं और उसके बाद कुछ फिलिंग होती है वेट देने के लिए दवाई को। तो यहाँ पे कंपनी के 3 प्रोडक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं। पहला हो गया नेप्रोक्सिन। तो नेप्रोक्सिन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है जो कि पेन को क्योर करने के काम आता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, इन्फ्लेमेशन के डिजीजेस जैसे आर्थराइटिस और फीवर वगैरह। गाबापेंटिन जो होता है वो एंटी कॉन्वल्सेंट मेडिकेशन होता है जो कि सीजर्स वगैरह को क्योर करने में काम आता है और डायबिटीज वगैरह के पेशेंट्स को दिया जाता है। नियासिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, विटामिन B3 का फॉर्म होता है जो कि एक इसेंशियल ह्यूमन न्यूट्रिएंट है। इंटरमीडिएट्स वो होते हैं जो एपीआई बनने से पहले कंपाउंड फॉर्म होता है, उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो उसी एग्जाम्पल से अगर हम चलें पैरासीटामॉल वाले से, तो पीएमएन ओफिनॉल उसका इंटरमीडिएट है और एपीआई है पैरासीटामॉल। तो कंपनी एपीआई बनाती है, पहले इंटरमीडिएट बनाती है फिर एपीआई बनाती है। न्यूट्रोसिटिकल्स बेसिकली डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे विटामिन्स और प्रोटीन्स। कंपनी के प्रेजेंस पे अगर एक नज़र डालें तो कंपनी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करती है। इनका राइट साइड में अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू का शेयर है, तो इनका 80% ऑफ द टोटल रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और ये एपीआई की दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है।
तो यहाँ पे आप देखोगे अमेरिका में इनका करेंटली 23% का शेयर है रेवेन्यू में, यूरोप में करेंटली इनका 47% का शेयर है, एशिया में 12%, इंडिया में 13% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 5%। कंपनी के अगर प्लांट्स और सब्सिडरीज देखें तो इंडिया में इनके दो प्लांट हैं, दो मेजर प्लांट हैं, एक है हैदराबाद में और एक है विशाखापट्टनम में। ये दोनों प्लांट में टोटल 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और इनके 3 R&D सेंटर्स हैं। ये सब कुछ हैदराबाद और विशाखापट्टनम में है। ये दोनों ही प्लांट 600-600 एकड़ के लैंड में फैले हुए हैं और करेंटली इन दोनों में ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन हो रहा है विद 600 करोड़ ऑफ प्रोजेक्ट कैपेक्स इटसेल्फ। तो बेसिकली ये जो एक्सपेंशन है वो ये डी बॉटल नेकिंग के लिए है और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए है दोनों यूनिट्स में। इंटरनेशनली अगर इनके देखें तो एक इनका न्यू जर्सी अमेरिका में है और एक इनका स्विट्जरलैंड में सब्सिडरी है। कंपनी के रेवेन्यू मिक्स के बारे में बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी मेनली एक्सपोर्ट से कमाती है। 2021 में इनका टोटल रेवेन्यू का 88% शेयर एक्सपोर्ट से था, वैसे ही 1920 में उसका 87% से शेयर था। कंपनी का रेवेन्यू का परसेंटेज से अगर इंपोर्ट्स पे नज़र डालें तो वो 44% शेयर में इंपोर्ट्स में ही चला जाता है रॉ मटेरियल में। लास्ट ईयर ये थोड़ा ज़्यादा था, अभी इन लोगों ने थोड़ा इंडिया से भी लेना शुरू कर दिया है। लार्जेस्ट जो इनका प्रोडक्ट है उसका अगर शेयर देखें तो 20% का शेयर है, तो बहुत हैवी रिलाय करते हैं ये कुछ एक टॉप 5 प्रोडक्ट्स में। 50% का शेयर ये सिर्फ टॉप 5 प्रोडक्ट से आता है। इनके जो टॉप 5 कस्टमर्स हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा शेयर इनको मिलता है। एक्सपोर्ट के डॉलर के टर्म में बात करें तो 83% शेयर जो आता है वो डॉलर्स में होता है, बाकी का कुछ एक पाउंड्स में और यूरो में। ये वाला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनका रेवेन्यू किस किस जियोग्राफिक लोकेशन से आता है। यहाँ पे आप सेम वे एशिया का अगर देखें तो सबसे ज़्यादा इनको रेवेन्यू मिलता है नॉर्थ अमेरिका से और यूरोप से। तो यूरोप में बेसिकली बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग किसी भी चीज़ की होती नहीं है मेडिसिन में, तो ये सब या तो चाइना से इंपोर्ट करते हैं या फिर इंडिया से। इंडिया एज अ सेकेंड नेशन अभी डेवलप हो रहा है, चाइना का कॉम्पिटिटर पैदा हो रहा है, इसीलिए इंडिया से ये लोग बहुत ज़्यादा आजकल इंपोर्ट करने लग गए हैं मेडिसिन। कंपनी के फाइनेंशियल्स पे अगर नज़र डालें तो कंपनी एकदम पिक्चर परफेक्ट दिखाई देती है। आप रेवेन्यू अगर देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है विद एन एक्सेप्शन ऑफ 2018। ईबिट देखेंगे तो ये भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, पीबीटी भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, पैट भी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। इनके एसेट्स भी बहुत ग्रो कर रहे हैं क्योंकि एक्सपेंशन करते ही जा रहे हैं। नेटवर्थ ऑब्वियसली ग्रो होएगी, ईपीएस भी ग्रो हो रहा है और बुक वैल्यू भी बहुत ज़ोरों से ग्रो हो रही है। तो ये एक बहुत ही पिक्चर परफेक्ट टाइप का फाइनेंशियल है कंपनी का। कंपनी के फाइनेंशियल्स पे और थोड़ा सा डिग इन करते हैं। डिविडेंड देखें तो कंपनी ये इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा, कंपनी उतना ज़्यादा डिविडेंड इंक्रीज नहीं कर रही है, ऑलमोस्ट फ्लैट रखा हुआ है। मार्केट कैप लास्ट एक साल में जैसे सारे ही स्टॉक्स भागे हैं, इनका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत तेज़ी से 2021 में ग्रो हुआ है। टैक्स जो इन्होंने पे किया है ये भी इंक्रीज होता जा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली रेवेन्यू और पीबीटी इंक्रीज हो रहा है, तो टैक्स भी ज़्यादा कंपनी पे करेगी। नेट रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो ये भी एक बहुत ही अच्छा परसेंटेज दिखता है। 15 से 20% का एक बहुत अच्छा नंबर होता है किसी भी कंपनी के लिए रिटर्न के लिए। डिविडेंड देखें तो इतना इतना इन्होंने डिविडेंड दिया है पर शेयर। फेस वैल्यू अभी अगर देखें तो स्टॉक की 2 रुपीज़ है, ये एक बार और स्प्लिट हो सकता है अभी। बैलेंस शीट पे नज़र डालें तो कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है, ना ही शॉर्ट टर्म ना ही लॉन्ग टर्म। अगर आप देखेंगे तो जैसा अभी ऑलरेडी बताया मैंने कि कंपनी के एसेट्स ग्रो होते ही जा रहे हैं। कंपनी के करंट एसेट्स भी अच्छे रेट में हैं और बहुत अच्छा अभी इनके पास कैपिटल है, कैश है। टोटल एसेट्स देखें वो भी बहुत अच्छी से ग्रो हो रहे हैं। लायबिलिटीज़ इनके पास बहुत ही कम है, करंट लायबिलिटीज़ भी बहुत कम है। अगर हम करंट एसेट से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 1/6 है, बहुत ही कम है करंट लायबिलिटीज़ भी। बस एक छोटा सा रेड फ्लैग आता है कि इनकी कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं। तो कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ क्या होता है, कोई भी फ्यूचर में अगर कोई लायबिलिटी पैदा होती है जिससे कंपनी को अगर पे करना पड़ता है
तो वो बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटीज। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 1100 करोड़ का इनके पास कंटिंजेंट लायबिलिटी है अभी करेंटली। कैश फ्लो का अगर देखें तो इनके पास जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश फ्लो होता है, ये बेसिकली जो नेट प्रॉफिट होता है उसको आप कैश में कितना कन्वर्ट कर पाए हो वो दिखाता है। तो एक हेल्दी पॉजिटिव नंबर यहाँ होना बहुत ही अच्छा साइन होता है। इनके पास कोई लाइबिलिटीज तो है नहीं, डेट है नहीं, तो कोई भी इनके फाइनेंस कॉस्ट भी नहीं है। इंपॉर्टेंट रेशियोज अगर देखें तो कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है ये बहुत ही अच्छा नंबर है, 40 प्लस रहा है कंसिस्टेंटली। ऑपरेटिंग मार्जिन भी बहुत ही अच्छा है, 30-35 प्लस हमेशा कंटिन्यूसली लास्ट 5 ईयर्स में रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का बहुत अच्छा है। कोई भी रेशियो इन इन तीनों में से अगर 20 प्लस है या 15 प्लस है और 40-45 से कम है तो उसको एक बहुत अच्छा नंबर मानते हैं। वैल्यूएशन रेशियोज में अगर देखें तो 2021 में इनका पी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है, 30-35 तक एक अच्छा नंबर माना जाता है। इससे ज़्यादा थोड़ा सा अलार्मिंग हो जाता है क्योंकि शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है लेकिन इनकम उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही। पीबी भी बढ़ा है लेकिन अभी ये अलार्मिंग कंडीशन पे नहीं पहुंचा है। ईवी इबिड्डा एक ठीक ठाक नंबर पे है, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे नहीं है कंपनी अभी इस हिसाब से। प्राइस टू सेल्स रेशियो भी एक ठीक ठाक नंबर है और कंसिडर किया जा सकता है। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि कंपनी एक एफआईआई और डीआईआई फेवरेट कंपनी है। तो यहाँ पे आप उसका कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे तो 19.3% शेयर कंपनी के सिर्फ एफआईआई होल्ड करते हैं, डीआईआई भी 17.73% शेयर होल्ड करते हैं। प्रमोटर के पास एक लीडिंग पोजीशन है जिसमें 51.95% की होल्डिंग है। कंपनी के पास कुछ भी प्लेजिंग नहीं है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है कंपनी ने। 50 प्लस नंबर प्रमोटर का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बताता है कि कंपनी का जो मालिक है, जो डीवी फैमिली है, ये होल्ड करेगी और कोई और ओवरटेक नहीं कर सकता। जो हाई एफआईआई नंबर है इससे बस एक प्रॉब्लम हो सकती है कि जब भी एफआईआई या डीआईआई सेल पे निकलेंगे तो जिसमें भी उनका सबसे ज़्यादा शेयर होता है उसको ये सबसे ज़्यादा बेचेंगे। ग्लोबल फार्मा मार्केट ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 3 to 6% के CAGR से 2025 तक ग्रो करेगा और ये $1.6 ट्रिलियन की वैल्यू को अचीव करेगा। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है। डेवलप्ड कंट्रीज में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2 to 5% के CAGR से ये मार्केट ग्रो करेगा। इमर्जिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया और छोटी अलग जो कंट्रीज हैं साउथ एशियन कंट्रीज, ये 7 to 10% के CAGR से ग्रो करेंगी। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बूमिंग इंडस्ट्री होने वाली है। वैल्यू के टर्म्स में अगर देखें तो मार्केट शेयर तो डेवलपिंग कंट्रीज का ज़्यादा है रहेगा, बट जो ग्रोथ रेट है वो इमर्जिंग कंट्रीज का बहुत ज़्यादा होने वाला है। जो फैक्टर रहेंगे, जो मेन डिपार्टमेंट्स रहेंगे फार्मा इंडस्ट्री में, वो है ऑन्कोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एंटी डायबिटिक मेडिसिन, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, एंटीकोआगुलेंट्स, रेस्पिरेटरी पेन एंड रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज। तो ऑन्कोलॉजी इज बेसिकली कैंसर रिलेटेड, इम्यूनोलॉजी आपका इम्यूनिटी से रिलेटेड इश्यूज पे फोकस करता है, डायबिटिक वाला तो है ही, न्यूरोलॉजी ब्रेन को देखता है, कार्डियोलॉजी इज हार्ट रिलेटेड, और एंटीकोएगुलेंट्स बेसिकली ब्लड थिनर्स होते हैं, और रेस्पिरेटरी एंड पेन ये मेजर इश्यूज रहेंगे जिसकी वजह से फार्मा लीड करेगा। अगर आप खुद भी देखें तो ये सारे ही फैक्टर्स आज की डेट में बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि बेड ईटिंग हैबिट्स और बेड लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। हेल्थ केयर एक टॉप प्रायोरिटी होने वाली है ज्योग्राफीज में पूरी दुनिया में। कोविड के बाद और कोविड के साथ ही एक पैराडिग्म शिफ्ट हुआ है हर एक गवर्नमेंट का हेल्थ केयर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने के लिए। तो हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग बढ़ने वाली है, उसकी वजह से फार्मा इंडस्ट्री और फार्मा कंपनीज भी ग्रो करेंगी। चाइना स्टिल सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है मेडिसिन का और रॉ मटेरियल का सबसे बड़ा सप्लायर है। इंडिया में भी इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, बट जो रॉ मटेरियल है वो आज भी इंडिया मोस्टली चाइना से ही इंपोर्ट करता है। इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री पे अगर देखें तो ये करेंटली $45 बिलियन पे स्टैंड करती है, जो कि 8% से ग्रो हुई है FY20 से। एक्सपोर्ट्स लगभग 18% से ग्रो हुए हैं, मेजरली बिकॉज ऑफ कोविड।
और ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है नॉर्थ अमेरिका रीजन में, अफ्रीका और फिर यूरोप में। इंडिया ग्लोबल लीडर है वैक्सीन्स और जेनरिक मेडिसिन में। दुनिया की 50% से ज़्यादा वैक्सीन्स इंडिया एक्सपोर्ट करता है और बनाता है। जेनरिक मेडिसिन में यूएस में अकेले ही 40% शेयर इंडिया का है और 25% सारी मेडिसिन में यूके में इंडिया का शेयर है। इंडिया थर्ड रैंक करता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में बाय वॉल्यूम, बट वैल्यू में ये 14th है। वैल्यू में 14th क्यों है? क्योंकि हम जेनरिक मेडिसिन को ज़्यादा प्रमोट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। जेनरिक मेडिसिन यूजुअली सस्ती होती हैं पेटेंटेड मेडिसिन के कंपैरिजन में, इसीलिए वॉल्यूम वैल्यू कम है बट वॉल्यूम ज़्यादा है। एफडीआई गवर्नमेंट ने इस साल अप्रूव किया है। पीएलआई भी मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह के लिए बहुत सारी अभी आई है, तो ये सब बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है फार्मा इंडस्ट्री और फार्मा रिलेटेड इंडस्ट्रीज को भी। कंपनी का अगर मार्केट ट्रेंड देखें तो सेंसेक्स और निफ्टी पे ये काफ़ी पैरेलल चलता है इन दोनों इंडेक्सेस पे। तो ये काफ़ी अच्छा संकेत है कि कंपनी एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ चलती है और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस कंपनी के शेयर प्राइस में नहीं आते हैं। कंपनी के पेयर्स अगर हम देखें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं और सिमिलरली कंपनी के बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स भी हैं। तो यहाँ पे मैंने टॉप कॉम्पिटिटर्स हाईलाइट किए हैं, यहाँ पे उनका कंपैरिजन भी देख सकते हैं। तो सन फार्मा लीडिंग है मार्केट कैप के टर्म्स में और इनके सेल्स भी डीवी से बहुत ही ज़्यादा हैं। बट अगर आप डीवीज का डेट टू इक्विटी देखेंगे तो वो जीरो है, क्योंकि इनके पास कोई भी किसी भी टाइप का लोन नहीं है। ग्लैंड के पास भी कोई लोन नहीं है, बाकियों के पास थोड़ा थोड़ा है। बट अगर आप नेट सेल्स के वैल्यू पे देखेंगे तो ये तीनों कंपनीज डीवी से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और इनका नेट प्रॉफिट भी लगभग डीवी से थोड़ा ज़्यादा ही है। चलिए अब कंपनी के एक फन फैक्ट पे नज़र डालते हैं। तो जो ये फैमिली प्रमोटर्स हैं इस कंपनी के, पूरे जो डीवीज फैमिली है, कंपनी ने FY21 में लगभग 180 करोड़ रुपए इनकी सैलरी पे खर्च किए हैं। समराइज करते हैं, देखते हैं पहले कंपनी के प्रोज क्या क्या हैं। तो कंपनी एक मार्केट लीडर है एपीआई सेगमेंट में। इनका बहुत ही ज़्यादा एपीआई में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। एक्सपोर्ट के मामले में ये लीडिंग पोजीशन पे है पूरे देश में। प्रॉस्पेक्ट्स अगर हम देखें फार्मा इंडस्ट्री के तो बहुत ही ज़्यादा हाई हैं, पीएलआई वगैरह जो आई हैं उनके कारण भी, और हेल्थ केयर पे जो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है वो भी, प्लस जो एवरेज इनकम है हाउस होल्ड की वो भी बढ़ रही है और लोग शिफ्ट हो रहे हैं बेटर ट्रीटमेंट के लिए। अगर हम कॉन्स देखें तो इनके 2-3 कॉन्स ज़रूर हैं। थोड़ा सा एक तो पी रेशियो इनका ज़्यादा है कंपनी का, दूसरा रॉ मटेरियल जो है, एक तो वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो कल को अगर कोई भी इंडिया चाइना में फिर से इशू आते हैं तो फिर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो सकते हैं। फिर जो कंपनी है ये फार्मा इंडस्ट्री में काम करती है और फार्मा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लॉज और रेस्ट्रिक्शंस के अंडर में आती है। तो कल को अगर कोई भी कंट्री अदर कंट्री नए लॉज या फिर नए रेगुलेशंस लाती है तो कंपनी को कंप्लाई करना पड़ेगा उन लॉज के लिए भी। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव साइड भी होता है। थैंक यू। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे और डिटेल्ड वीडियो चाहिए या फिर आपको कोई डाउट है, प्लीज़ लीव अ कमेंट एंड लेट मी नो।